वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्टेक्स इंस्टीट्यूट में। आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो नंबर 1, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के टॉपिक्स को समझने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये समझ ले कि आगे की जितनी भी कैलकुलेशन होने वाली है आपकी 12th में, वो सब इस पे बेस्ड है, वो सब इस पे आधारित है। दूसरा है एक कूलाम आवेश की परिभाषा। ये एक कूलाम आवेश की परिभाषा अलग अलग लोग अपने अलग अलग तरीके से देते हैं। ठीक है, वो सारी परिभाषाएं कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, प्लस वो कैसे दी जाती है, उसमें मेन कौन सी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ओके। नेक्स्ट है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे कहते हैं बहुल आवेशों के कारण बल। ठीक है बच्चों, और ये सबसे मेन टॉपिक है। इसी टॉपिक की वजह से नीट, आईआईटी, जेडब्ल्यू, एयरफोर्स, नेवी और एआईआर ऐसे करते हुए बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बट इसको तो टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये दिखने में बिल्कुल छोटा सा थ्योरी टॉपिक है, पर इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसकी न्यूमेरिकल इस लेक्चर में साथ साथ ही कराऊंगा। आज इसके कुछ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। अगर आपने ये चीज नहीं समझी ना बेटा, तो आपको जिंदगी में पछतावा रहेगा कि यार एक अच्छी चीज होते हुए भी हमने क्या किया, मिस किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चौथा पॉइंट, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास नहीं है, ना ही कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट आगे की अगर आप फिजिक्स में फर्दर स्टडी करते हो, आगे की साइंस में हैवी स्टडी करते हो, चार्ज से रिलेटेड, आवेशों से संबंधित, तो आपको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण अच्छे से समझना होगा और ये किस प्रकार काम करता है, कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में जानना होगा। तो ये चीज क्या है, फर्दर स्टडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों टॉपिक नीट, आईआईटी वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम आज के पहले टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते हैं, कूलाम के नियम को। और कूलाम के नियम क्या कहता है, कैसे है, उस सब के बारे में जानेंगे। देखिए आप लोग, तो बेटा पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलो वो सब छोड़िए, मेन तो क्या है कि मैं आपको समझाता हूं ये होता किस बारे में। सबसे पहले हम एक आवेश के बारे में परिकल्पना करेंगे Q1, और एक दूसरा आवेश होगा Q2। इनके बीच की दूरी हमने मानी है R, और इनमें लग रहा जो विद्युत बल है वो है कैपिटल F। अब आती है बात, Q1 क्या करता है, Q2 पे बल लगाता है, Q2 क्या करता है, Q1 पे बल लगाता है। Q1 और Q2 एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, उसे कहेंगे विद्युत बल। इसकी शर्त यह है कि आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। बच्चों कौन सी अवस्था, स्थिर अवस्था। ये ध्यान रखने, गतिमान नहीं होने चाहिए आवेश, अपनी जगह नहीं बदलने चाहिए। ये निर्देशांक तंत्र के साथ अपनी स्थिति पर नियत ही रहने चाहिए, ना ही निर्देशांक तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गति करना चाहिए। ये सब बातें ध्यान रखने की, तब जाके कूलाम का नियम वैलिड होगा। ठीक है कि नहीं, ये बात ध्यान रखें। इनके बीच की दूरी बदलनी नहीं चाहिए, नियत रहनी चाहिए। हाँ, इसकी दूरी को बदलोगे तो फर्क पड़ेगा, वो हम बाद में जानेंगे। ठीक है कि नहीं, कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो ये दिखाई दे रहा है ना डायग्राम, हम उसकी थ्योरी यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे इस हिस्से में, और देखिए मैं आपको थ्योरी दिखाता हूं इसकी। तो बच्चों थ्योरी ये है इसकी, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। ये पहली बात, तो Q1 Q2 बिंदु आवेश होने चाहिए, गोले नहीं होने चाहिए बड़े बड़े। ठीक है, अगर गोले होंगे तो उनमें बल में परिवर्तन होता है, उनकी त्रिज्या, उनके गोलों के आकार परिवर्तित कर जाते हैं बल में थोड़ा सा, वो हम बाद में जानते हैं। इधर देखिए, तथा जिनके मध्य दूरी स्मॉल r है। ठीक, तथा विद्युत बल कैपिटल F है। हाँ सही है, बट इसमें एक बात नोट करने की, वो ये है तथा आवेश स्थिर अवस्था में हो। हमेशा ये बात याद रखना, आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। ये लाइन नहीं लिखी तो बेटा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं आपको इसके मेन पॉइंट बताता हूँ। ये लोग, आप लोग ये चीज ना जो आप लोग उतारिए, बहुत जरूरी है बेटा। ये इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते रहने से आपको क्या है, पढ़ाई करने रहने में इंटरेस्ट आएगा। अभी आप सुन लेंगे, वीडियो कंटिन्यू देख लेंगे, उल्टा सीधे लाइट ठोक देंगे, कोई मतलब नहीं। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं ना सही से, इसको समझेंगे नहीं, तब तक क्या फायदा इसका। लिखिए ना अच्छे से, ये आपके 12th के कोर्स के लिए है, आपके फायदे के लिए, इसलिए ध्यान से। और इसमें एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा मैं अभी आपको कूलाम के नियम में, जो अक्सर टीचर मिस करते हैं, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए बच्चों, तो बेटा वो तो लिख लिया आपने, अब मैं इसके फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का लिखवाता हूं। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से लिखिएगा। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इसे ऐसे लिखेंगे, F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है बच्चों, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे इसे इक्वेशन नहीं कहते हैं, इसे संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल ना इक्वेशन में तो बराबर होता है, साइन होता है, तो संबंध हुआ एक तरीके से, पर हम इसे इक्वेशन की तरह मान सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग। दूसरा पॉइंट ये कहता है बेटा एफ समानुपाती 1/r², मतलब क्या है इसका वो समझाता हूं। तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² के समानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया संबंध नंबर दूसरा। ठीक है ना। अब यहां पर इसे कहते हैं समीकरण। वैसे समीकरण यानी इक्वेशन की तरह कहा था मैंने, लिख सकते हैं। वैसे तो ये संबंध होता है, संबंध 1 व 2 से, पर हम इसे रिलेशन इक्वेशन कह सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से f समानुपाती होगा q1 q2 अपॉन में r²। ठीक है, थोड़ा इधर लिखेंगे f बराबर k, थोड़ा इसको ऐसे, q1 q2 अपॉन में r² हो जाएगा। तो f समानुपाती था q1 q2 अपॉन में r² और अब वो बराबर हो चुका है f बराबर k q1 q2 अपॉन में r²। यहाँ ये k क्या है, यहाँ k एक नियतांक है, ऐसे स्थिरांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के एक नियतांक है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू लिखवा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा समझने का पॉइंट है, इसलिए इस चीज को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ के को विद्युत नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत नियतांक भी कहते हैं। और k का मान कितना होता है, k का मान 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये याद रखना बच्चों, जिंदगी भर मत भूलना, काम आएगा। आगे के जितने भी चैप्टर है ना, सब में काम आने वाला है। इसके बिना ये समझ लो बहुत सारी परिघटनाएं आपकी अधूरी हो जाएंगी, उन परिघटनाओं को इसे पूरा करना है। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो गया, परंतु कुछ समय बाद, इसी के कुछ वक्त बाद ये पता चला था कि k का मान जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। बेटा ये क्या चीज लिख दी मैंने, ये है एप्सिलॉन, EPSILON में लिख देता हूं साइड में। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रहेगा, EPSILON। ठीक है, और ये जीरो है नीचे, इसे एप्सिलॉन जीरो नहीं कहते, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और नॉट की स्पेलिंग है KNOT। ठीक है, NOT वाला नॉट नहीं, KNOT वाला नॉट है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या एक नियतांक है। ठीक है, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। कहते हैं, बहुत गर्मी है भाई। ठीक है, अब मैं इसके आगे आपको और लिखवाता हूँ चीजों को। अगर मैं k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिख दूं, ठीक है, तो विद्युत बल का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे। बच्चों क्या करते हैं कि देखो, अधिकतर क्या है, कूलाम की नियम को बिल्कुल छोटा सा निपटा कर खत्म कर देते हैं। छोटे से में कुछ नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इसको डिटेल में समझ लेना, ताकि आगे के जितने भी लाइफ कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे क्लियर ही रहे। ठीक है, क्या है ना कि अगर हम अभी सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे तो बाद में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। और वैसे भी ये तो टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं ये लेक्चर। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कितने मिनट, अभी 10 मिनट हुआ, 10 मिनट में देखो कितना कुछ सीख लिया हमने, यही चीज है। ठीक है, तो f का मान जो है अब वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे ऐसे बनाते हैं, देख लो, Q1
Q2 अपॉन में R²। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसलिए ये निर्वात का सूत्र हो गया। निर्वात में विद्युत बल, ये चीज। और बच्चों आपको एक नोट बता देता हूं, एक ऐसी बात आपको बताता हूं जो आपके काम आएगी। अधिकतर बच्चे एप्सिलॉन नॉट बनाते समय बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। ये बनता यूं है, देखो ऐसे। सही तरीका तो इसका यूं है बनाने का, पर कई लोग क्या करते हैं ऐसे, यूं गलत है, यूं ये भी गलत है, ऐसे नहीं बनता ये। और कई लोग तो महान है, लो भाई इतने ज्यादा आलसी होते हैं, बनाते समय भी ऐसे तो कंजूसी। तो अच्छे से बनाना है बच्चों, इसे थोड़े से हाथ पे जोर दे दोगे तो अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि एप्सिलॉन नॉट बनाते समय इस बात का आपको पता हो। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं विद्युत बल की, तो विद्युत बल निर्वात में तो हमने निकाल लिया। क्या ये माध्यम पर निर्भर करता है? जी हाँ, बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, पर ये करता है। माध्यम में जाते ही इसका मान बदल जाता है, कम हो जाता है। ये कम ज्यादा जो होता है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये। अगर मैं माध्यम को Fm कहूं, माध्यम में लगने वाले विद्युत बल को Fm और दूरी वही रखूं, तो 1/4 पाई अब हो जाएगा ये एप्सिलॉन। बस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन, नॉट नहीं आएगा। और फिर वही चीज Q1 Q2 अपॉन में R²। ये वैसे का वैसा ही हुआ। बस इस बार इसको हम ऐसे लिखेंगे, माध्यम में विद्युत बल, ठीक है। और यहां एप्सिलॉन को क्या कहेंगे? एप्सिलॉन को कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, थोड़ा सा सही से कर देता हूं वरना गड़बड़ हो सकती है। माध्यम की विद्युतशीलता, ये चीज तो यहां तक आ गई। क्या यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है? नहीं, अभी तो शुरू हो रहा है, ये आधा ही हुआ, एक तरीके से समझ लो, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, आप इसके आगे अब देखिए क्या होता है। गर्मी काफी ज्यादा है बेटा, आज बहुत परेशान हूँ गर्मी की वजह से। क्या होता है कि पंखे का जो साउंड है वो हमारे वीडियो के अंदर एरर पैदा करता है, साउंड क्लियर नहीं आ पाता, इसी वजह से मुझे पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है। स्टूडियो में होता तो अभी एसी के अंदर आराम से पढ़ाता। वैसे सर्दी के दिन ज्यादा अच्छे होते हैं, एसी का खर्चा बचता है, हर चीज का खर्चा बचता है, बहुत विद्युत ऊर्जा जो है कम यूज करते हैं हम काफी। तो गौर करने वाली बात ये कि अब इसके आगे क्या होता है। यहां पर हमने ये तो जान लिया कि विद्युत बल होता क्या, पर इसका सदिश रूप अक्सर बच्चे मिस करते हैं, वो देखिए। सदिश रूप में जो विद्युत बल है वो F वेक्टर कहलाएगा, और ये K Q1 Q2 नीचे आएगा R², बिल्कुल सही। और यहां पे बैलेंस करने के लिए लगेगा R²। ये है विद्युत बल का कूलाम के नियम का सदिश रूप, पर ये आधा अधूरा है बच्चों, क्योंकि अभी इसके अंदर और भी कई चीजें हमें मिलानी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा ये तो। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूं कूलाम के नियम का, जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, कभी जाना भी नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत ही कम लोगों को पता है इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का यूज करूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, उसको देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि जब ना विद्युत बल लगता है, तो विद्युत बल के लगने में कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगेगा। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत ये कहती है कि हर वस्तु में कुछ ना कुछ कार्य करने में, कुछ ना कुछ क्रिया करने में कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगता है, क्योंकि हम सब समय के आधार पर बंधे हुए हैं। समय क्या है? समय चौथा आयाम है। एक्स वाई जेड तीन स्थिति के आयाम कहलाते हैं ये, और इसके अलावा चौथा आयाम समय का आयाम होता है। तो समय के इस आयाम से सब बंधे हुए हैं, और उसी से ये विद्युत बल भी बंधा हुआ है। अब इसी आधार पर मैं एक चीज समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहां से लेकर वहां तक जाना चाहता हूं, ठीक है कि नहीं, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में मुझे कुछ ना कुछ समय अवश्य लगा। ठीक, अगर मैं बात करूं जल्दी जाऊंगा तो समय कम लगेगा, सही बात है। अगर दूरी बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है? समय और अधिक लगेगा। तो अर्थात जो समय है यह दूरी पर निर्भर करता है।
सही है, बिल्कुल सही है, समय दूरी पर निर्भर करता है। ओके, अगर मैं दूरी को 1 लाइट ईयर मान लूं, 1 लाइट ईयर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष, इसको ऐसे लिखते हैं। बेटा लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसे आप नेट पे सर्च करिएगा। वैसे आपने इसे 11th में पढ़ा होगा, पर मैं जानता हूं कई बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो बच्चों आप इसको आप ध्यान देखो अच्छे से, ठीक है कि नहीं। क्या चीज है, ये एक आवेश है यहाँ पे Q1 और ये एक आवेश है यहाँ पे Q2 और इनके बीच की दूरी को मैंने कह दिया है 1 लाइट ईयर, ठीक है। इनके बीच की दूरी को 1 लाइट ईयर कर दिया। तो देखो होता क्या है कि Q1 Q2 पे बल लगाएगा और Q2 Q1 पे बल लगाएगा, पर बल लगाने में इन्हें समय लगेगा और वो समय कितना होगा, ठीक है। बल का अनुभव होने में 1 साल का, मतलब 1 ईयर का समय लगेगा। यस, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बकवास है। हाँ देखो, Q1 जब तक Q2 पे बल लगाएगा 1 साल बीतेगा, क्योंकि दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण, ठीक है ना, आप अपने फ्रेंड से या टीचर से या फिर, ठीक है कि नहीं, अपने नेट पर से जितना भी हो सके आप सर्च करें, इस पर आप ढूंढने की कोशिश करिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। कूलाम का नियम समय की बंदिशों में भी बंधा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। Q1 से Q2, Q2 से Q1, इन दोनों को एक दूसरे पर बल लगाने में ही 1 साल का समय लग जाएगा, ठीक है। ये है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओके। और ऐसा कैसे है, इसका कारण क्या है वो आप जानिएगा, पर मैं तो आपको अभी सिर्फ ये बता सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक हैवी कैलकुलेशन है जो आपके लेवल की नहीं है। उस हैवी कैलकुलेशन को एक सिंपल फॉर्मूले में चाल बराबर दूरी बटा समय के अंतर्गत में समझा सकता हूं, पर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझने के लिए भी तैयार नहीं हो, क्योंकि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आपको समझ दी है, पर कूलाम के पॉइंट को मैंने आपको ऐसे समझाया है। तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कूलाम के नियम से हमेशा बेरुख रखा जाता है, इसलिए आपको अभी समझने में मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है, देखिए परावैद्युतांक, उसके बारे में लिखेंगे आप। तो बेटा अगला टॉपिक है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को लिखाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी तक जिस बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा इसे लाइक और शेयर कर दें, ठीक है बच्चों। दूसरा, परावैद्युतांक ये क्या है, इसके बारे में आपको समझाता हूं। बड़ा सिंपल सी परिभाषा है, अनुपात होता है निर्वात में लगने वाले विद्युत बल और माध्यम में लगने वाले विद्युत बल का। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले के जरिए समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा रफ में यहां समझा रहा हूं। एप्सिलॉन आर होगा F बटे में FM। F को बोलते हैं निर्वात में लगने वाला विद्युत बल और FM को बोलते हैं माध्यम में लगने वाला विद्युत बल, और यहां पर इन दोनों का ये क्या चल रहा है, अनुपात चल रहा है। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यहां पर इनके अनुपात की वजह से जो परिभाषा बनती है उसी को हमें यहां पे लिखना है। तो बेटा साफ साफ लिखा है, परावैद्युतांक की परिभाषा इस प्रकार है, निर्वात में लगने वाले विद्युत बल कैपिटल F तथा माध्यम में लगने वाले विद्युत बल FM के अनुपात को परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर F बटे में FM, ठीक है बच्चों। अब इस सूत्र को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मतलब इसको अपनी जरूरत के अनुसार हम क्या करेंगे, हिसाब में इजी करेंगे, चेंज करेंगे। अब इसको चेंज कैसे करेंगे देखिए आप, यही वो कॉन्सेप्ट है, यही तो मेन पॉइंट है इसका। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको देखिए एप्सिलॉन आर का सूत्र है F बटे में FM। F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। यही सूत्र था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और एप्सिलॉन आर का मान आता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लो बच्चों ये आ गया। अगर इसके अनुसार परिभाषा देनी हो तो देखिए क्या परिभाषा बनती है, लिखिए। तो इसकी परिभाषा ये होगी, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब परावैद्युतांक का हमारे जीवन में क्या, दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये कैसे काम में आता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो बताता हूं आप।
ठीक है बच्चों। तो बेटा परावैद्युतांक, ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। ये जो परावैद्युतांक होता है ये हमारे जिंदगी में काम आता है रोजमर्रा की। देखो कैसे, एप्सिलॉन आर, ठीक है, कैसे। पहली बात तो ये है ना, कुचालकों से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक तरीके का परावैद्युत पदार्थ, एक तरीके का कुचालक पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है। चालकों में नहीं होता, पता है क्यों? चालक की बात करें, ठीक है, तो चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान हो जाता है अनंत। ऐसे में एप्सिलॉन का मान भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन का मान अनंत हो गया तो जो विद्युत बल है, ठीक है कि नहीं, वो यहां पे चालक, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हाँ, ठीक है, इसीलिए परावैद्युत पदार्थ कुचालकों का गुण है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज, यहां पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं। पानी में जिस भी चीज को घोलते हैं वो घुल जाती है। नमक डालो घुल गया, काला नमक डालो घुल गया, वो दवाई एस्पिरिन वगैरह कुछ भी डालो वो सब घुल जाती है। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि पानी का जो परावैद्युतांक होता है, यानी जल का, शुद्ध जल का बात करें तो वैसे होता है 80। वैसे 80 से 81 होता है, पर मैं 80 एवरेज लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो पानी का परावैद्युतांक बहुत अधिक है, 80। कांच का 1.5 कुछ करीब, ऐसा कुछ करीब होता है, 2.3 समथिंग कुछ, ठीक है ना। पर यह है कि परावैद्युतांक पानी का देखो कितना ज्यादा है। तो पानी में क्या होता है, जाते ही जो भी चीज पानी में जैसे अंदर जाती है उसके अंदर परावैद्युतांक अपना असर दिखाता है। विद्युत बल एकदम कमजोर हो जाता है, 80 गुना कमजोर हो जाता है, और उसी की वजह से ही घुलकर गायब हो जाता है, ठीक है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना, नमक डालते हैं, नमक का तो पता ही है ना आपको, नमक होता है NaCl, फिर ये टूटता है Na+ और Cl- में, पानी में। क्यों? Na+ और Cl- प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे पहले, जब निरवात में थे, हवा में, खुले में, तो इनके बीच में बल बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंदर जाते ही बल कमजोर हो गया, क्योंकि परावैद्युतांक 80 काम कर गया अपना, और इतना कमजोर हो गया कि डूब गया, ठीक है। पर बात एक चीज है यहाँ पर, पानी की। पानी जो है ना, उसको एक नोट करने वाली बात यह आती है कि पानी केवल ध्रुवीय अणुओं को ही घोल सकता है, क्योंकि वो खुद भी ध्रुवीय प्रकृति का है। वो कहते हैं ना, ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है, अध्रुवीय को घोलता है। पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। ये केमिस्ट्री का एक गुण है, केमिस्ट्री का पॉइंट है जो यहाँ पर काम में आ रहा है, ठीक है। और वो भी एक्चुअली इससे जुड़ा हुआ है। कूलाम का बल कहाँ यूज नहीं होता? हर जगह। वान डर वाल बल कूलाम के ही उदाहरण है। ये जो आयनिक बंध होते हैं ये कूलाम के उदाहरण है। ये जो सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध है, ये धात्विक बंध है, ये सारे जितने भी बॉन्डिंग होती है केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो सब कूलाम के बल ही तो होते हैं, और क्या है। हाँ बेटा, अगर आप क्लियरली बात करें ना, आप उसे समझो वेस्पर थ्योरी में, वीबीटी के अंदर, तो ज्यादा आपको अच्छे डिटेल में समझ में आएगा। ये सब फिजिक्स का ही दिया हुआ है। कूलाम का नियम जिसको आप पढ़ रहे हो ना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पर आपने ध्यान नहीं दिया पहले केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इन टॉपिकों को तो ऐसे कुछ उतारने का काम का नहीं है, इसे आप समझ लीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसे नोट करके, ऐसे करके अलग से लिख लो, काम आएगा आपके, क्योंकि छोटी मोटी चीजें क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों पर ऐसे, इसलिए ध्यान रखना है इन चीजों का। तो बेटा अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है एक कूलाम आवेश की परिभाषा। और एक कूलाम आवेश की परिभाषा 3 तरीकों से दी गई है। पहला तरीका खुद कूलाम के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर पहली परिभाषा जो मैं लिखने जा रहा हूं, कूलाम के नियम के अनुसार लिखूंगा। किसके अनुसार बेटा? कूलाम के नियम के अनुसार। तो बेटा, कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर दूरी पर रखे हों, तथा उनके मध्य विद्युत बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन, मतलब 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बराबर। बहुत ज्यादा हो गया ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो 9 अरब न्यूटन, 9 अरब न्यूटन हो, तो इन आवेशों को एक कूलाम कहा जाएगा। मतलब उन आवेशों को एक कूलाम कहा जाएगा। अब मैं इसका मतलब आपको सिखाता हूं कैसे होता है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे होगी, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन है ना। ये तो आप लोगों ने लिख ही दिया होगा, और वैसे भी नहीं लिखा होगा तो देख लेना, आप लोग रिवर्स करके देख सकते हैं। तो देखिए कैसे। हम जानते हैं कि F का सूत्र होता है K, Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हम Q1 को Q2 के बराबर एक कूलाम का आवेश मान ले, और जो दूरी हमें दी गई है 1 मीटर, ठीक है, तो देखो क्या होगा। F बराबर होगा 9 गुणा 10 की घात 9, ये तो K का मान हो गया, Q1 का मान 1, इसका मान 1, और नीचे R का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो F का मान कितना हो गया?
9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन ही तो हुआ, समझ रहे हो। तो जब विद्युत बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन होता है, जब आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हो, तब उन आवेशों को एक कूलाम कहा जाएगा। यह है एक कूलाम के आवेश की परिभाषा जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, पर इसके अतिरिक्त भी और परिभाषाएं भी हैं, ठीक है बच्चों, वो भी आपको लिखनी है, वो भी आपको समझनी है। तो ये पहली परिभाषा तो हो गई जो कि मेन होती है, ये ठीक है, कई बार पूछी गई है, ओके। पर अब दूसरी परिभाषा की बारी। तो देखो दूसरी परिभाषा किस आधार पर दी गई है, आवेशों के क्वांटीकरण, आवेशों के विभक्त प्रकृति के आधार पर दी गई है, आवेशों के क्वांटीकरण के आधार पर। तो बेटा अगली परिभाषा ये है, आवेशों में क्वांटीकरण के अनुसार, क्वांटीकरण यानी विभक्त प्रकृति के अनुसार, एक कूलाम वह आवेश है जिसमें 6.25 गुणा 10 की घात 18 संख्या के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उपस्थित हो। मतलब किसी जगह पर अगर इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उपस्थित होंगे तो उस आवेश को एक कूलाम का आवेश कहा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का है तो माइनस का एक कूलाम हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन का है तो भाई प्लस का एक कूलाम हो जाएगा। वैसे ये बात इमेजिनेबल तरीके से अगर कहा जाए तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल ऐसी बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कूलाम का आवेश इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही क्या नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसकी आकर्षण शक्ति बहुत खतरनाक है। बताया था मैं 9 अरब न्यूटन, कितना खतरनाक बल है ये, बहुत ज्यादा, इतना कि भैया इसके बारे में परिकल्पना करना ही एकदम एक तरीके से असंभव है, ओके। और अगर हम मान लिए एक कूलाम को मैं इकट्ठा करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है, तो इकट्ठा करने में मुझे करीबन 200 साल का समय लग जाएगा, यदि 1 अरब इलेक्ट्रॉन में हर सेकंड निकालूं तो भी। बस वो तो चलो पुरानी बात है। तो इसको मैं आपको एक फॉर्मूले के जरिए समझाता हूँ कि एक चीज हुई कैसे, ये आखिर आया तो आया कैसे, दिखाता हूं मैं आपको। तो इसको समझाने के लिए मैं वही फॉर्मूले का उपयोग करूंगा, पहले वाले फॉर्मूले उसकी फॉर्मूला की तरह। देखिए फॉर्मूले क्या है इसके, समझिए। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। Q का मान 1 कूलाम रखना है अपने को, और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसे हल करेंगे तो N का मान 6.25 गुणा 10 की घात 18 प्लस में 18 हो जाएगा। तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की आवश्यकता हमें होगी। ये हुई दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा विद्युत धारा एम्पियर के आधार पर दी गई है, देखिए, ठीक है बच्चों। तो तीसरी परिभाषा ये है, 1 एम्पियर विद्युत धारा के अनुसार, 1 एम्पियर विद्युत धारा के अनुसार एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक से 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित कराने पर चालक से प्रवाहित होता है। मतलब एक कूलाम का आवेश किसी चालक से तब प्रवाहित होगा जब आप 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे मतलब क्या होते हैं कि कई लोग इसे जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, पर देखो समझने वाले बच्चे तो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते, जो इन चीजों को छोड़ देते हैं, जिनका ये टॉपिक छूट जाते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने वो डिटेल में समझाया है ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए और वो भी साइंस में कुछ कर सके, ठीक है बेटा। इसलिए ये सब चीजें मैं इसलिए डिटेल में आपको इसलिए अच्छे से लिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको पूरा कर देता हूं, देखो कैसे होगा ये पूरा, मैं इसको समझा देता हूं पूरा पूरा अच्छे से। कि मैंने एक कूलाम का आवेश दिया है, वो 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित कराने से आया है, ये लो बेटा। इसे ऐसा ही भी कह सकते हैं, पर ऐसा ही कहने का एक कारण है, बताता हूं क्यों। एम्पियर मूलभूत मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, सेकंड मूलभूत मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, अच्छे से परिभाषित है दोनों, इनकी मदद से ये किया गया। तो ये सरल परिभाषा हो गई एक कूलाम के आवेश को समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट। अब हम आज के तीसरे टॉपिक पर आते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत पर, वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए आप लोग। तो बेटा आज का हमारा तीसरा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल, ठीक है। किताब में आपको एक ऐसा डायग्राम दे रखा है, यूं, फिर यहाँ क्यू, फिर क्यू, ऐसे यहाँ बल, ये दूरियां, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये बहुत सारा लंबा चौड़ा। उस डायग्राम को हर एक बच्चा नहीं समझ पाता, इसलिए मैंने एक छोटा सा और इजी डायग्राम यहाँ पर बनाया है। उस डायग्राम के जरिए आप ये बात आराम से समझ पाएंगे। देखिए कैसे है, वो चीज समझिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेंगे Q0। परीक्षण आवेश क्या है, कैसे है, उसके बारे में बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र के साथ अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये इसके चारों ओर कई सारे आवेश मान लिए मैंने, एक तो है Q1, ठीक है, फिर एक मान लिया मैंने ये Q2, फिर ये मान लिया मैंने ये Q3,
और फिर यहाँ पर मान लिया ये मैंने क्यू एन, खूब सारे ना 1 2 3 4 5 6 7 गुड ढेर लगा हुआ है। पहले वाले की त्रिज्या, पहले वाले की दूरी है r1, दूसरे वाले की दूरी है r2, तीसरे वाले की दूरी है r3 और चौथे वाले की दूरी हो गई r4 या rn मान लेते हैं, rn ना। तो पहला वाला जो बल लगाएगा वो इस तरफ होगा, देखिए ये रहा F1, मतलब Q1 Q0 पे बल लगा रहा है इस दिशा में। अब ऐसे Q2 Q0 पे बल लगाएगा इस दिशा में, ये लीजिए भाई। Q3 भी Q0 पे बल लगाएगा, 1 2 3 4 5, ये F3, ओके। और Qn भी बल लगाएगा इस दिशा में, एक मिनट लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस दिशा में, हाँ ये रहा। वो क्या है, मेरा एंगल थोड़ा टेढ़ा है ना, इसीलिए ऐसे बनाने में दिक्कत आ रही है। Fn, हाँ तो देख सकते हैं आप ये सारे के सारे बल मैंने बना दिए, ये सारे के सारे बल सदिश हैं। इसका मतलब इसमें अदिश योग नहीं बल्कि सदिश योग काम करेगा। अब मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ, देखो कैसे होती है इसकी थ्योरी। तो बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत यानी बहुल आवेशित कारण विद्युत बल की थ्योरी क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? अध्यारोपण के सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब है सदिश योग। और देखिए परीक्षण आवेश Q0 पर यानी इस Q0 पर लगने वाला कुल विद्युत बल, मतलब सारा जो नेट टोटल बल होगा F नेट का मान अन्य सभी बलों के यानी F1 F2 F3 करते हुए सारे बल अन्य सभी बलों के सदिश योग के बराबर है। कौन से योग के बराबर है बच्चों? सदिश योग के बराबर है। ये जो सदिश योग वाली बात है यही है सारी कहानी। अब मैं आपको इसको कंटिन्यू समझाता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इजीली सॉल्व हो जाता है। बस इसके न्यूमेरिकल थोड़े से टफ होते हैं, न्यूमेरिकल में अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल अभी आप सीख लेंगे ना तो आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी फिर। इसलिए पहले मैं सारे टॉपिक एक बार समझा देता हूँ अच्छे से, उसके बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल करने से आपको क्या इसमें मदद ही मिलेगी बच्चों, फायदा ही होगा। ओके देखिए क्या है अब यहाँ पर एफ नेट, उसका सूत्र होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और ऐसे करते हुए लास्ट में Fn वेक्टर, ठीक है। F1 का सूत्र लिखते हैं सबसे पहले बात तो F नेट वो आएगा K Q0 Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, R1 का क्या, ये मैंने अभी सदिश रूप लिखाया था ना, उसी के जैसा है, ठीक है ना। दूसरा, अगर पहले वाले में सब 1 1 आ रहा है तो दूसरे वाले में सब 2 2 आएगा। K Q0 Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर और R2 का क्या, तीसरे में K Q0 Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर और R3 का क्या, और लास्ट में K Q0 Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर, फिर से Rn की क्या। बच्चों इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, F नेट इन सब में कॉमन आ रहा है K और Q0। K और Q0 कॉमन लेने के बाद बचा Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, R1 क्या, फिर यहाँ पे Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर और R2 की कैप, और यहाँ पर K का लास्ट में Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर और Rn की कैप। ये बेटा इसका इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया इसका अध्यारोपण का सिद्धांत। पर अब इसे और छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ मैथ, ठीक है। फिजिक्स और मैथ की मदद लेकर हम इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं पूरा मिटा रहा हूं, अब आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसे। लास्ट में आएगा एफ नेट और वो होगा के क्यू नॉट, और इसे सिग्मा के जरिए लिखेंगे। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे लिखा जाता है, 1 से लेके n तक, पिछले वीडियो में आप देखिएगा सब। फिर आता है इसका क्यू आई अपॉन में आर आई का स्क्वायर और आर आई का कैप। मैथ वाले बच्चे इसे अच्छे से समझ जाएंगे, बायो वालों को दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं बच्चों, बायो है तो क्या, फिर भी आप अच्छे से सिखाया जा रहा है तो आप सीख सकते हैं। ये चीज अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, इसे आप लिखिए, अपने जीवन में उतारिए और इसी से अच्छे नंबर पाइए, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल चौथे टॉपिक पे आज के, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए क्या है वो। तो बेटा चौथा और फाइनल टॉपिक है आज का, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है क्या? सबसे पहले तो आपको बताओ, एक आवेश दूसरे पे बल लगाता है और दूसरा आवेश पहले पे बल लगाता है।
दिशा विपरीत है पर परिमाण समान है। ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। यही बताने के लिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हम पढ़ते हैं। और ये कैसे होता है वो समझिए। देखिए, इसे समझाने के लिए मैंने दो स्थिति ली है, स्थिति नंबर ए और स्थिति नंबर बी। हाँ, नंबर कहना था वैसे, और कोई। तो एक कंडीशन में क्या हो रहा है, Q1 से Q2 तक बल जा रहा है और उसकी दूरी है R12 और बल है F12। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, Q2 ने Q1 पे बल लगाया और यहां पर दूरी है R21। ठीक है, सदिश रूप में लिखेंगे और यहां पर बल होगा F21। ओके बच्चों, ये ठीक है, मतलब एक दूसरे में बल लगा रहे हैं। अब इसे है ना हल करने के लिए हम क्या करेंगे, निर्देशांक तंत्र का उपयोग करें, निर्देशांक ज्यामिति वाले टॉपिक का, जिसके लिए मैं यहां से एक मूल बिंदु O को मानूंगा और Q1 को उससे मिलाऊंगा, ये होगी दूरी R1, और फिर यहां पर Q2 को इससे मिलाऊंगा, ये वाली दूरी हो जाएगी R2। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही सेम टू सेम यहां भी करूंगा मैं, ये हो गई R1 और ये हो जाएगी यहां से यहां तक R2। लो भाई, R1 और R2 तो चलो मिल गए। ओके, अब इनके बीच में संबंध निकालना है। तो क्या है कि मैं पहले एक ही डायग्राम पे फोकस करूंगा, एक ही डायग्राम को अच्छे से समझाऊंगा, दूसरे वाले को अभी स्टैंड बाय पे रखूंगा। इससे मुझे कुछ समीकरण मिलेगी, इससे कुछ आंसर मिलेंगे और इससे कुछ रिलेशन मिलेगा। इन दोनों के आपस में रिलेशन से, इन दोनों के आपस में संबंध से मैं कुछ चीजें फाइंड आउट करूंगा और उसे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो बच्चों पहले हम ए पर ही फोकस करेंगे, ए पर ही अच्छे से समझेंगे। ए पर देखिए कैसे लिखना है, क्या करना है वो समझिए। ए से हमें त्रिभुज के नियम का उपयोग करते हुए अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखिए, ओ से मैं जा रहा हूं पहले ए पर, हाँ ए पर, फिर जा रहा हूं मैं बी पर। तो ओ से ए और ए से बी, तो इसका मतलब ऐसे हो गया ना, ओ से ए प्लस ए से बी बराबर हो गया ओ से बी। ये कौन सा नियम है बच्चों, ये है 11th की क्लास का त्रिभुज का सदिश योग। याद रखो बच्चों इससे। अब यहां पर हम बात करूं, इसकी वैल्यू लिख देंगे तो वो होगी R1 प्लस R12 इजिकल टू R2, और हमें R12 का मान मिल गया, वो है R2 माइनस R1। ले बेटा, ये चीज हो गई। तो ये तो हो गया पहले वाले का। ओके, तो इसका और जो बल है वो भी निकाल लेंगे हम। इसकी इक्वेशन हम रख देंगे 1 तथा F12 भी निकाल लेंगे, और F12 होगा कितना वो देखिए, K Q1 Q2 और नीचे आएगा यहाँ पे R12 के मोड का स्क्वायर और R12 का कैप। ओके बच्चों, पर R12 के कैप का हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, पहले आप इसे यहां तक उतार लीजिए बच्चों, बहुत जरूरी है। ये मैं मिटा रहा हूं, पहले डायग्राम का ये भी तो अभी तो पहले डायग्राम पे बात चल रही है। F12, फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे K Q1 Q2 और नीचे आएगा R12 के मॉड्यूलस का क्यूब और यहां पर हो जाएगा R12। ठीक है, बिकॉज क्योंकि R कैप बराबर होता है R वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ R। ये हमने इकाई सदिश की परिभाषा से किया है। तो अब R12 की जगह उसका वैल्यू लिख देते हैं, F12 इजिकल टू K Q1 Q2 और यहां पर होएगा मॉड्यूलस में R12 के मोड का क्यूब और यहां पर आएगा R2 माइनस R1। लो जी बच्चों, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। कहां से आई इक्वेशन, फ्रॉम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने F12 का मान निकाल लिया। जैसा हमने काम इसमें किया वैसे सेम टू सेम अगले में भी करेंगे, पर मैं आपको पूरा लिखूंगा, आधा अधूरा नहीं। तो बेटा आप यहां तक तो उतार लीजिए इसको। अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं। ए केस के बारे में, ए स्थिति के बारे में तो पूरा आ गया हमारे बारे में कि हमने ए स्थिति के बारे में पूरा निकाल लिया। अब आती है बी स्थिति के बारे में। बी स्थिति के अंदर देखिए क्या होगा। बी वाले डायग्राम को एक बार दोबारा से बना रहा हूं मैं। यहाँ पर Q1 है Q2 है, इनके बीच की दूरी है, पर इस बार Q2 से Q1 आएगा, इसे कहेंगे R21। ओके, ये सब कुछ बनाना बहुत मुश्किल सा पड़ जाता है, अगर गर्मी ज्यादा हो तो परेशानी ज्यादा हो ही जाती है। यहाँ पे R2, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे R21 का अगर मैं बात करूं तो क्या होएगा, R21 ये होगा R1 माइनस R2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। लो भाई, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं क्यों आया कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर आगे की बात, यहाँ पर बल आएगा F21, उसका सूत्र होगा K Q1 Q2। ओके, नीचे आएगा यहाँ पर मॉड्यूलस में R21 के सदिश का क्यूब और यहाँ पर R1 माइनस R2।
ये भी डायरेक्टली समीकरण 1 से, समीकरण 3 से डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। ओके, अब यहां पर आगे की बात, F21 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस करके के Q1 Q2 नीचे वाला मॉड्यूलस में, तो उल्टा कर देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R12, ठीक है, इसके मॉड्यूलस का क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अरे बेटा जरा गौर से देखो समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 4 को। अरे चाचा एक बार देख लो, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 देखो एक जैसी है ना दोनों, बस माइनस का ही तो फर्क है। तो यहां पर समीकरण 2 व 4 से समीकरण 2 और 4 से F12 का माइनस का निकला F21। लो भाई ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि F12 और F21 परिमाण में तो बराबर है परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा होने का मतलब यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करते हैं। मतलब ये हुआ, अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करते हैं, करता है, सॉरी, ठीक है, एक सिंगल ही तो है, ठीक है, ये चीज हो गई। तो बेटा ये है कि आज का हमारा टॉपिक यहां तक तो पूरा होता है। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, न्यूमेरिकल्स से फायदा होगा। और न्यूमेरिकल्स में एक पहला क्वेश्चन है, चलिए छोड़िए वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है कि नहीं, वो क्वेश्चन अभी नहीं देता ना, लास्ट में दूंगा। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ जिससे आपकी ये जो अभी आज को आपने सीखा है उसकी स्ट्रेंथ आपकी मजबूत हो जाएगी। तो बेटा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये पहला एग्जाम्पल है, 3 माइक्रो कूलाम तथा 7 माइक्रो, इसे माइक्रो कहते हैं बच्चों, ये चीज माइक्रो के आवेशों को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इनके मध्य विद्युत बल की गणना करें। अब देखो बच्चों, जिसको माइक्रो या नैनो वगैरह के बारे में नहीं पता है वो 11th का एक बार चक्कर लगा के आ जाओ, ठीक है। 11th की किताब के पीछे एक अपेंडिक्स यानी कि एक वो दे रखी सारणी, उस सारणी में कई सारे मान लिखे हुए, 6-7 सारणी दी हुई है, उसके अंदर देखना आप लोग, उसमें बहुत सारे मान दिए हैं, उसमें से ये है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सवाल को कैसे सॉल्व करना होता है और किस तरीके से उसे समझना होता है वो जरूरी है। ये बोल रहा है विद्युत बल, तो मतलब F, ठीक है, यानी के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यहाँ पे के का मान तो अपने को पता है, Q1 का मान 3 हो गया, Q2 का मान 7 माइक्रो कूलाम हो गया, R का मान 5 सेंटीमीटर। पर ऐसे थोड़ी लिखोगे, हमें एक जरूरत होती है MKS पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड वाली पद्धति। अगर कुछ भी मान मैच नहीं कर रहे तो पहले उसे मैच बनाओ, फिर उसे न्यूमेरिकल में रखो, फिर उसे हल करो, ठीक है, ये जरूरी है। तो जो दिया गया है Q1 का मान वो है 3 माइक्रो कूलाम, इसे ऐसे लिखा जाएगा, देखो 3 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलाम, ओके। और Q2 की बात करें तो यहां पर है 7 माइक्रो कूलाम, जिसका मतलब है 7 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलाम, ठीक है। और हमें R का मान भी दिया गया है, R का मान है 5 सेंटीमीटर। फिजिक्स में हम सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर, सही है, बिल्कुल। तो अब जो बचा है इसे बस हल करना, और हल करने के लिए देखो मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे हल होगा, ठीक है। बिना इसके हल के आप लोग ऐसे थे, समझ लो आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो आधा अधूरा ही रह जाएगा। तो कैसे, देखो समझो इस चीज को। तो F का सूत्र तो हमें पता ही, K का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और Q2 का मान है 7 गुणा 10 की घात माइनस के 6। नीचे है बेटा R स्क्वायर, R स्क्वायर। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखकर इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, वो गलत करते हैं। नहीं, गलत ये नहीं है, गलत ये है कि कैलकुलेशन टफ करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये लिख लो ना, R को मतलब 2 बार लिख लो। तो ये देखो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 2, आसान हो गया ना इससे। ऐसा करने से क्या है कि हाँ देखो, समझदार बच्चे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, जो नहीं जानते हैं या फिर मान लो जिन्होंने कम प्रैक्टिस की है उनके लिए तो ये चीज मुश्किल है ना, तो मैंने उनके हिसाब से भी इसे तैयार किया है। बाकी जिसको जैसे करना है वो वैसे करे। न्यूमेरिकल तो अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है, ठीक है, पर्सनल चॉइस पर ही काम करोगे ज्यादा अच्छा कर पाओगे, ओके। तो अब इसे हल कैसे करते हैं बच्चों, देखो जिसको नहीं पता है वो सुनो। 9, 3 और 7, 5 और 5 ये नंबर है, इन्हें एक तरफ कर लो। 9 गुणा 3 गुणा 7,
नीचे 5 गुणा 5, नंबर एक तरफ, 10 की घात एक तरफ। ये तरीका है बेटा, ये ट्रिक है, आगे के कई सारे न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज होगी। ये ट्रिक अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट 9 गुणा 3, 3 गुणा 7, गुणा करो, 9 या 27, 27 को 7 से गुणा करेंगे, फिर उसके नीचे 5 गुणा 5, 25 से। इसका उत्तर आएगा क्या? 9 गुणा 3 गुणा 7, यहां पर उत्तर आता है इसका 189, और नीचे आ गया 25। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 10 की घात 9, 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात माइनस का 6, ये माइनस के 2 है ना नीचे, ऊपर आके हो जाएंगे प्लस के 2। तो देखो 9, 2 और 2, ये 9 और 2 11, 11 2 13, 13 माइनस 12 हो गया 1, और ये 189/25। तो f का मान बच्चों ये आएगा, f का मान 189 को 25 से डिवाइड करते हैं अपन, तो अपना आंसर आता है 7.56 इंटू 10 की पावर 1, जिसका आंसर ये हो जाएगा लास्ट इन द फाइनल। f बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे 75.6 न्यूटन। तो ऐसे करके इसे हल किया जाता है। जिस बच्चों को ये नहीं आता है ना हल करना, वो सीख लो, और जिन जिनको आता है उनके लिए थम्स अप, पहले से बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि आप पर कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और जिन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है उनके लिए मैंने ये वीडियो अच्छे से तैयार किया। अपनी बात को अभी अच्छे से समझा दूंगा ना, तो फिर बार बार बाद में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप भी बार बार सुनने के लिए आदत नहीं होगी, परेशान नहीं होगी। चलो अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ यूं है कि ये दो आवेश हैं, और दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, वे समान परिमाण के हैं, तो इसका मतलब ये होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण से एक दूसरे से दूर जाएंगे, खुल जाएंगे। इनके बीच की दूरी है r, और वो हमें पता लगानी है कितनी है। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर इसका मिड पॉइंट है ये, तो ये हो जाएगी r/2 और ये हो जाएगी r/2, ठीक है ये चीज। और कहानी ये है इसके अंदर कि अगर मुझे थीटा और बाकी सब चीजें निकालनी है तो देखो कैसे होगा। पहले तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि आखिर ये दे क्या रखा है। भाई डोरी से टांगे हुए हैं दो गोले, और उन गोलों का आवेश q है, और उनका जो द्रव्यमान है वो m है। तो इसमें जो बल लग रहे हैं वो देखो कैसे हैं। द्रव्यमान के कारण ग्रेविटी लगेगी mg, वो जाएगी नीचे की तरफ। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा, विद्युत बल इन्हें प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ, ये बाहर F हो गया। ओके, नेक्स्ट एक तनाव होता है रस्सी में जो T होता है, वो जाएगा इस दिशा में। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से दो अक्ष मान लूंगा, एक y अक्ष और एक x अक्ष, ठीक है। जो T है यहाँ थीटा है, तो यहां भी कितना होगा बच्चों? थीटा। देखो z बन रहा है ना, इस z का मतलब क्या हो गया? एकांतर कोण। तो इसीलिए t का यहां पर हो जाएगा t cos थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा t sin थीटा। ये दूरी तो r/2 है, वो तो वैसी की वैसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास यहां तक का मान तो आ चुका, ये तो भाई समझ में आ ही गया होगा सभी, ठीक है। हमें क्या करना है? r का मान निकालना है। यहाँ पे r क्या है वो पता लगानी है। हमें थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमें उसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि t cos थीटा बराबर है mg के। समीकरण नंबर 1 हो गई, ये तो अपनी काम की चीज हो गई। फिर अगर t sin थीटा देख रहे हो, f के बराबर निकल रहा है। बेटा ये जो मैंने इसके टुकड़े किए ना t के, t sin थीटा cos थीटा में, इसको एक विधि है, इसको कहते हैं, इसका नाम है सदिशों में वियोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, और जिसने ये तैयार नहीं किया है ना बेटा 11th में, उसको बेटा याद रखना बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको समझा दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सदिशों में वियोजन क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसको हल करते हैं, ठीक है कि नहीं। सदिशों में वियोजन समझ जाओगे ना आसानी से, तो बाकी चीजें भी हो जाएंगी। तो अभी तक मैंने 2 लिंक दे दिए, एक तो पहले वीडियो का लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, और अब दूसरा सदिशों में वियोजन का भी दे दूंगा, तो उसे आप देखकर समझ लीजिएगा। ऐसे ही करके आपकी तैयारी होगी। ये जो कॉन्सेप्ट आपके 11th में छूटे हैं ना, वो अब यहाँ 12th में पूरे हो जाएंगे। ये फायदा है इन वीडियोस का।
ओके, तो इस सारे डायग्राम की जितनी रामगाथा है वो सारा कुछ तो हमें सिर्फ ये 2 समीकरण निकालने के लिए ही किया था, तो हमें 2 समीकरण मिल गई हमारी। अब बाकी का काम ये है कि हम इसे हल कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या होगा, इसको तो मिटा देता हूँ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है हमें। ये सवाल सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम आसान होते हैं, एकदम बिल्कुल आसान वाले, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे टी साइन थीटा टी कॉस थीटा देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा एफ अपॉन में एम जी। टी से टी कैंसिल, यहां पर हो गया टेन थीटा एफ अपॉन एम जी। मुझे क्या चाहिए था, एफ का मान चाहिए और एम जी का, तो मुझे एफ के मान के लिए है ना एम जी यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। एम जी टेन थीटा वो बराबर हो जाएगा एफ के। लो भाई पहली चीज तो आ गई। अब एफ है क्या, विद्युत बल। एम जी टेन थीटा ये आएगा के क्यू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। बेटा ये क्यू की समझ में आ गया होगा आपको, दोनों आवेश सेम है परिमाण में, इसीलिए Q1 Q2 की जगह Q लगा दिए। अब यहां से आगे की कहानी, आर स्क्वायर इजिकल टू यहां पर के क्यू स्क्वायर, और ये जो एम जी टेन थीटा ये जाएगा इसके नीचे। ओके, ये चीज हो गई। अब इसे आगे हल करना है तो बस अंडर रूट लगा दो, हो गया ना सॉल्यूशन। फिर से आ गया ना, देखो अंडर रूट, मैंने कहा था ना ऐसे सॉल्व होंगे ये चीज। तो आर का मान हमने निकालना था, निकाल लिया। आर निकल गया तो थीटा निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा तो क्यू निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा तो कैपिटल टी तनाव निकल जाएगा, तनाव निकल जाएगा तो विद्युत बल, विद्युत बल निकल जाएगा तो ग्रेविटी, और भी कई सारी चीजें। जैसे हम चाहें वैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपना दूसरा न्यूमेरिकल था, ये भी क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा 11th का कॉन्सेप्ट लगा है बच्चों, पर ज्यादा मुश्किल नहीं, इजी। ओके, तो बेटा अगला एग्जांपल नंबर 3 वो अध्यारोपण के सिद्धांत वाला है। ठीक है, उसकी मदद लेंगे हम। यहाँ पे मैंने 3 कोने हैं और 3 कोनों पे आवेश क्यू 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 रखा है, चौथे कोने पे नहीं रखा वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सवाल, तो आसानी समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज करवाई। अच्छा देखो क्या है, ये क्यू क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा, तो एक बल जाएगा यहाँ पर F1 और उसका सूत्र हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही होगा। क्यू क्यू का मतलब क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया F1 का मान ऊपर की तरफ, सॉरी सामने की तरफ। और ये यहाँ पर Q2 जो है इस पे बल लगाएगा ऊपर की तरफ, हो जाएगा F2 और हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। लो बच्चों, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, 2 बल हैं और उनके बीच का एक एंगल है, तो इसको हल करने के लिए एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं, परिणामी बल, परिणामी सदिश। सदिशों में वियोजन के पहले था ना समांतर चतुर्भुज का परिणामी सदिश, समांतर चतुर्भुज वाला टॉपिक 11th में नहीं पढ़ा होगा जानता हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा देख लो, समझ सकते हो। उसका सिर्फ सूत्र याद करना है। याद है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर, ये अगर ये याद नहीं है तो दूसरा सूत्र होता है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये भी होता है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसे ऐसे लिखूंगा f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान अगर 0 है तो इसका मतलब उसका पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कैसे, f1 f2, तो fr बराबर बचा अंडर रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे यहाँ पर अंडर रूट के अंदर के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हो गए, सेम सेम है, 2 बार लिख दूं मैं, 2 लगा के, हाँ बिल्कुल, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का तो अंडर रूट हो सकता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर अंडर रूट 2। लो बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन होता है, ये इसका परिणामी बल आता है। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन है मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है, विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं तथा अंतर बताइए। कुछ समानताएं हैं, कुछ अंतर हैं। ये आप क्या करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, और नेट पर सर्च करने के लिए मैं आपको बोल के बता देता हूँ, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। अगर मान लो आपके जवाब इंग्लिश में आ रहे हैं, आपके आंसर्स इंग्लिश में आ रहे हैं, तो साइड में एक ऑप्शन होता है गूगल पे, हिंदी में उत्तर ढूंढिए। ठीक है ना, तो उस पर क्लिक कर लेना, हिंदी में अपने आप समझ में आ जाएगा आपको।
नहीं तो आप बोलकर भी, अगर आप जैसे तो ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैम स्कैनर की मदद लेकर भी इसे लिखकर आराम से समझ सकते हैं। नहीं तो आसान तरीका ये है कि आप गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करके, जो मोबाइल में बीच का बटन होता है दबाए रखें, गूगल असिस्टेंट का यूज करें और जो भी क्वेश्चन लिख रहा है उसे बोलिए। ऐसे करके समानताएं भी आ जाएंगी, अंतर भी आ जाएंगे, कुछ सेम होंगी, कुछ डिफरेंस होगा, वो आपको जानना है और समझना है। ये रिसर्च वाला पॉइंट है बच्चों, आप रिसर्च कर सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि अब आप चीजें समझने लग जाएंगे। और जब आप रिसर्च करेंगे, खुद से जानेंगे, जितनी आप खुद से नॉलेज गेन करेंगे उतना मैं आपको ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। समझदार बच्चों को समझाना और आसान है। अगर जो बच्चे नहीं जानते, जो मेहनत ही नहीं करना चाहते, उन्हें कितना ही समझा लिया जाए, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए बच्चों आप समझदार बनो, हिम्मत लाओ और कर सकते हो, यू कैन डू इट। अब आगे क्वेश्चन लिखिए। तो बेटा अगला क्वेश्चन ये है, निर्वात का विद्युत बल 160 न्यूटन है तथा माध्यम का विद्युत बल 2 न्यूटन है, तो पराविद्युत बताइए, पराविद्युतांक, पराविद्युतांक क्या है इसका। दूसरा, ये किस माध्यम का यानी किस पदार्थ का है, उसका नाम भी बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन है, आपको करके लेकर आना है। अब एक तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फाइनल क्वेश्चन। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें समस्त कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आवेश क्या करता है, इस पर बल लगाता है एक, ये रहा F1, और ये वाला इस पर एक बल लगाता है F2। तो इनका परिणामी बल क्या होगा, और दूसरा इसके अंदर बीच में कोण 60 डिग्री है, तो आंसर क्या होगा, ये बेटा आपको खुद करना है। ये मैंने अभी अभी जो आपको एग्जांपल कराया था ना वर्ग वाला, उसी की जैसा ही है ये चीज, ठीक है। तो अगर आप उसे समझ जाएंगे, उसे नहीं समझ पाए उसे दोबारा देख देख के समझिए, और उसमें लगने वाला फॉर्मूला इसके अंदर सेम टू सेम लागू होगा, वो कर लोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं इसे नाम देता हूँ ए वर्टेक्स, इसे नाम दे रहा हूँ बी वर्टेक्स, और इसे नाम दे रहा हूँ सी वर्टेक्स। ए शिखर, बी शिखर और सी शिखर, हाँ मेरी कोचिंग का नाम भी है ये, वर्टेक्स इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ए पर एफ नेट का मान बताइए। लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसे लोगों तक पहुंचाएं, जरूरतमंदों को इसे पहुंचने दीजिए, क्योंकि बच्चों क्या है कि पढ़ाई लिखाई का टाइम बहुत वीक हो चुका है आपका, टीचर्स वगैरह से लेके हर कोई अपनी मोटी फीस वसूलने में लगेगा। तो इससे बढ़िया ये है ना कि आप लोग इस चीज़ को यहीं पर तैयारी कर लिया जाए। देखो मैं औरों की रोटी छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बच्चे हैं जो ज़्यादा फीस नहीं दे पाते बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और उसी वजह से वो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह की नॉलेज से वो बेरुख रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। तो कृपया उनके लिए भी और खुद के लिए ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें, लाइक करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। धन्यवाद।